मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम एसएसटी का चैप्टर 12 यानी मानचित्र अध्ययन पढ़ेंगे। इससे पहले अपना सिविक्स जो नागरिक शास्त्र है वो कंप्लीट हो चुका है और एसएसटी वो जो है ना हिस्ट्री वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब अकेला यही पार्ट अपना बचा था इस एसएसटी में, 6 की हिंदी मीडियम की एसएसटी में, वो आज हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आप अपनी किताब को अपने सामने खोल कर रखिए और मेरे साथ साथ पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मानचित्र माने वो जो ग्लोब होता है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। हम जानते हैं कि पृथ्वी आकार में बहुत बड़ी है। हम पूरी पृथ्वी को एक बार में सीधे नहीं देख सकते, अतः हम किसी विशेष भाग का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी का छोटा सा प्रारूप तैयार करते हैं। हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ग्लोब या मानचित्र का सहारा लेते हैं। ग्लोब पृथ्वी का मानव निर्मित प्रारूप होता है जो कि चपटे गोल वृत्त होते हैं। ये छोटे होते हैं किंतु पृथ्वी की भांति समान आकार के होते हैं। गेंद या वृत्त की भांति पृथ्वी ध्रुवों पर कुछ चपटी होती है। ग्लोब पृथ्वी की बिल्कुल सही आकृत दिशाएं महासागरों, महाद्वीपों, द्वीपों व सागरों के सापेक्ष आकार व माप को प्रदर्शित करते हैं। ये भिन्न स्थानों को सही स्थिति में व विशेषताओं को एक दूसरे के संबंध में प्रदर्शित करते हैं। ग्लोब यह समझने में भी उपयोगी होते हैं कि दिन व रात किस कारण होते हैं, वह हमारे पूरे वर्ष भिन्न ऋतुएं कैसी होती हैं। हम ग्लोब की सहायता से परिभ्रमण व परिक्रमण के प्रभावों का अनुसरण भी कर सकते हैं। ग्लोब की सीमाएं, तथापि ग्लोब की कुछ सीमाएं हैं। यह महंगा व ले जाने रखने में कठिन व भारी होता है। इन दिनों फिर भी हमें मोड़ने वाले ग्लोब उपलब्ध हैं। एक ग्लोब भू आकृतियाँ, वनस्पतियाँ, मिट्टियाँ, जलवायु दशाओं, परिवहन के साधनों तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान नहीं कर सकता। यदि हम अपने शहर के आसपास जाना चाहते हैं तो क्या किसी का कोई प्रयोग होगा? निश्चित रूप से नहीं। यही कारण है कि लोग मानचित्र के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। मानचित्र समतल सतह पर पैमाने के अनुसार बनाया गया पृथ्वी की सतह या इसके किसी भाग का प्रदर्शन होता है। पैमाने का अर्थ रेखा के मापने से लगाया जाता है, जो कि मानचित्र पर भिन्न बिंदुओं के बीच सही दूरियों को ज्ञात करने में मदद करता है। पैमाना मानचित्र व दो स्थानों के मध्य दूरी व पृथ्वी पर दो स्थानों के मध्य वास्तविक दूरी का अनुपात होता है। मेप शब्द लैटिन भाषा के शब्द मप्पा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ढकना। क्योंकि अधिकांश प्राचीन मानचित्र भू आकृतियाँ, सड़कों, रेल मार्गों, शहरों व गांवों की विस्तृत जानकारी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आई मानचित्र सभी के लिए उपयोगी। जलयान संचालन या वायुयान चालक अपने जहाज़ों को चलाने के लिए तथा अपनी स्थिति ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। नगरों, योजकों, भूगोलवेत्ताओं, खनन वालों तथा इंजीनियरिंग को मानचित्र की आवश्यकता होती है। सेना की सुरक्षा के लिए मानचित्र की भी जरूरत होती है। इस प्रकार मानचित्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा हम पृथ्वी पर जल के नीचे तथा यहाँ की चट्टानों के नीचे भूमि पर पृथ्वी के प्रत्येक भाग के लिए मानचित्र की आधुनिक नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करते हैं। मानचित्र पर सूचना इनके उद्देश्यों पर निर्भर करती है। हम विश्व का मानचित्र पूर्ण रूप से बना सकते हैं अथवा किसी छोटे भाग की अधिक से अधिक जानकारी प्रदर्शित कर सकते हैं। मानचित्रों को सुविधापूर्वक मोड़ा या लपेटा जा सकता है, संभाल कर रखा जा सकता है अथवा कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। फिर भी मानचित्र इतने उपयोगी नहीं होते कि इनका ग्लोब। प्रत्येक मानचित्र में कुछ त्रुटियां अवश्य होती हैं, यानी गलतियां अवश्य होती हैं, क्योंकि पृथ्वी की वक्रीय सतह को समतल सतह पर बिना त्रुटि के नहीं दर्शाया जा सकता। मानचित्र या तो राष्ट्र को सही माप अथवा बहुत छोटे से क्षेत्र के सही आकार को बनाए रख सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं। परिणाम स्वरूप दिशा के साथ साथ दूरी में भी त्रुटियां होती हैं। मानचित्र पर क्षेत्र जितना अधिक घिरा हुआ होता है, त्रुटियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में मानचित्र पर दर्शाया जाता है, ग्लोब पर यह केवल एक बिंदु होता है। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी भाग वास्तव में अधिकांश
मानचित्रों पर अनुपात के बाहर फैले होते हैं। मानचित्र के प्रकार, राजनीतिक मानचित्र। अब प्रकार कितने होते हैं इनके बारे में। राजनीतिक मानचित्र किसी क्षेत्र को की प्रशासनिक इकाइयों जैसे देश, राज्य, मिलें, गांव, शहर या नगरों की सीमाओं अथवा किनारों को दर्शाने के लिए रेखाओं की सहायता में बटा होता है यानी विभक्त होता है। भौगोलिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र भौगोलिक विशेषताओं जैसे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, चोटियाँ, महासागरों, सागरों, वन आदि को प्रदर्शित करता है। इनमें विभिन्न रंगों का प्रयोग भू आकृतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मौसम मानचित्र, मौसम मानचित्र मौसम तंत्रों की गति, वर्षा, बर्फबारी, समान ताप अथवा वायु दाब अथवा हवा की दिशा के क्षेत्रों को दर्शाते हैं। स्थलाकृति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र किसी छोटे क्षेत्र की प्रकृति की विशेषताओं को विस्तृत जानकारी के साथ साथ नदियों, झीलों, पर्वतों आदि की भी जानकारी, इसके साथ ही मानव निर्मित क्षेत्रों जैसे पार्क, कुओं, शहरों व नगरों की जानकारी प्रदर्शित करते हैं। विवरण मानचित्र, विवरण मानचित्र फसलों, खनिजों व वनों के वितरण को दर्शाते हैं। समुद्री मानचित्र, समुद्री मानचित्र का प्रयोग जहाज़ों के परिचालन के में किया जाता है। ये पानी की तट रेखा के साथ साथ उसकी गहराई, जोखिम एवं चट्टानों तथा प्रकाश स्तंभों एवं लंबों के विवरण को दर्शाते हैं। भौतिक वैज्ञानिकी मानचित्र, ये मानचित्र वायु मार्गों, परिवहन नियंत्रण टावरों, वायुयान अड्डों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। भूवैज्ञानिक मानचित्र, चट्टानों व मिट्टियों के प्रकारों व वायु को भूवैज्ञानिक मानचित्र दर्शाते हैं। पर्यटक मानचित्र, पर्यटक मानचित्र मनोरंजन के स्थानों, संग्रहालयों, स्मारकों इत्यादि को निर्देशित करते हैं। इसलिए दी गई सूचनाओं के आधार पर मानचित्रों को उपयुक्त शीर्षक प्रदान किया जाता है। एटलस, एटलस पुस्तिका, एटलस सामान्य रूप से प्रस्तुत पुस्तक के रूप में बंधा हुआ एक नक्शे का समूह होता है। विश्व चयनित महाद्वीपों व राष्ट्रों के नक्शों के अतिरिक्त इसमें भौगोलिक विशेषताओं, जनसंख्या आंकड़ों के संबंधित आंकड़ों के चित्र व सूचनाओं भी सम्मिलित होती हैं। एटलस में नक्शे प्रायः रंगीन छपे हुए होते हैं। एटलस में विभिन्न नक्शों को समझाना व उनकी तुलना करना आसान होता है। नक्शों को ले जाना भी आसान होता है। शीर्षक, दिशा। अब जैसे कैसे किस तरह से दिशा बताते हैं ना, वो वाली बातें। उत्तर दक्षिण दिशा की सहायता से प्रत्येक मानचित्र की दिशा दर्शाई जाती है। मानचित्र के सबसे ऊपर दाएं हाथ के कोने में एन अंतर के साथ एक और तीर छपा हुआ होता है। यह उत्तरी दिशा की संकेत करता है। अब अन्य मूलभूत दिशाओं जो पूरब, पश्चिम, दक्षिण को चिन्हित करना आसान हो जाता है। मध्यवर्ती दिशाओं भी होती हैं जो कि उस उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण दिशाओं को कभी भी नक्शे के शिखर या तल के ऊपर नहीं उल्लेखित किया जाना चाहिए। यदि यह नहीं लिखा गया तो उत्तर दिशा प्रायः नक्शे के शिखर पर होती है, जो दिए गए ना इस तरह के। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। निर्देश व संकेत, मानचित्र में निर्देश उन चिन्हों को बताते हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। चीज़ों के वास्तविक आकार व माप जैसे पुल, बांध, वन, रेल पथ आदि को दर्शाने के लिए मानचित्र का प्रयोग नहीं होता। अतः विभिन्न चिन्हों, अक्षरों व रंगों का प्रयोग सूचना को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। मानचित्र अंतर्राष्ट्रीय रूप से विकृत संकेतों व चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह पारंपरिक चिन्ह कहलाते हैं। इनमें से कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं। पारंपरिक रंगों का प्रयोग निश्चित विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। महासागर व जलीय भाग नीले रंग से, मैदान हरे रंग से, उठे हुए क्षेत्र पीले रंग से, पर्वत भूरे रंग से दिखाए जाते हैं। बर्फ को सफ़ेद रंग में दिखाया जाता है। सड़कों, आवासीय क्षेत्रों को लाल रंग में दिखाया जाता है। पैमाना, पैमाना मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी को दर्शाता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर से 4 किमी के बराबर। इसका अर्थ है कि हम रेखा पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर और 4 किलोमीटर को दर्शाते हैं। अतः मानचित्र पर इस पैमाने का प्रयोग करके हम दो स्थानों P और Q की दूरी को नाप सकते हैं तथा यह 5 सेंटीमीटर घट जाता है तो हमें तुरंत ज्ञात हो जाता है कि जमीन पर दो स्थानों के बीच की दूरी 20 किमी है। क्रमिक रेखाओं के रूप में दर्शाया गया पैमाना रेखीय पैमाना कहलाता है। कभी कभी यह वाक्य के रूप में अंकित
हो जाता है। मानचित्र में कथित अथवा मौखिक पैमाने के रूप में ज्ञातव्य होता है कि प्रतिनिधि अंश होता है तथा मानचित्र दूरी का जमीनी दूरी के अनुपात होता है, जहाँ अंश हमेशा 1 डिग्री होता है। इसमें इकाई न होने का लाभ होता है, अतः इसे तुरंत प्रयोग नहीं किया जा सकता। पैमाने 1/10,000 है, तो इसका अर्थ होगा कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 10,000 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ 1 इंच 10,000 इंच के बराबर है। तुम जमीन की 2 स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी को कैसे पढ़ोगे, जो कि मानचित्र पर प्रदर्शित है? हम सर्वप्रथम मानचित्र पर 2 स्थानों को चिन्हित करेंगे। इसके बाद कागज के किनारे पर इन 2 स्थानों को चिन्हित करके के लिए मोड़ कर कागज की दूरी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। छोटे पैमाने के मानचित्र पृथ्वी का बड़ा क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं तथा कम जानकारी दिखाते हैं, इसे छोटे पैमाने के मानचित्र कहते हैं। एटलस में मानचित्र इसी प्रकार के होते हैं। बड़े पैमाने, इस प्रकार के मानचित्र पृथ्वी के छोटे क्षेत्र को बड़ी जानकारी दर्शाते हैं। ये मानचित्र 1 सेंटीमीटर जमीन पर और 1 किलोमीटर के बराबर पैमाने का प्रयोग करते हैं। अक्षांश व देशांतर, ये मानचित्र पर किसी स्थान को सही स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग की गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये अक्षांश संख्याएं होती हैं। अक्षांश के पूर्व पश्चिम समांतर व देशांतर के उत्तर दक्षिण मध्याह्न मानचित्र या ग्लोब पर जाल बनाते हैं। ये दी गई हैं। अब इसके स्मरणीय बिंदु हैं, अपन पढ़ लेते हैं ना। इसमें एक योजना बनाकर भी दी गई है, इसको अपन आंसर में पढ़ेंगे। पहला है ग्लोब पृथ्वी का प्रारूप होता है। वह मानचित्र के समतल पर पृथ्वी के एक भाग का प्रदर्शन होता है। फिर विभिन्न प्रकार के मानचित्र राजनीतिक, भौगोलिक, मौसम, स्थलाकृतीय व पर्यटन मानचित्र इत्यादि होते हैं। सभी मानचित्रों के आवश्यक तत्व शीर्षक, दिशाएं, पैमाने व संकेत होते हैं। पैमानों के 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक कथन, रैखिक पैमाना व प्रतिनिधि भिन्न। स्केच किसी क्षेत्र का कच्चा विचार होता है। वह योजना एक छोटे क्षेत्र की विस्तृत योजना होती है। योजना एक इमारत या कमरा या छोटे क्षेत्र जैसे बाजार या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की रूपरेखा का वायव्य चित्रण होती है। अब आते हैं विकल्प। जहाज परिचालन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है समुद्री मानचित्र। तीसरा नंबर का है मानचित्र छोटे क्षेत्रों की प्राकृतिक विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दर्शाते हैं। स्थलाकृति, अच्छा जो करवाया है ना बस वो ही करना है, बाकी को आपको छोड़ देना है। अब आते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो पहला छोड़ के दूसरा। यह वृत्ताकार ध्रुवों पर कुछ चपटा होता है, कहलाता है पृथ्वी। तीसरा है पृथ्वी का मानव निर्मित रूप है ग्लोब। चौथा है ये पूर्व पश्चिम दिशा के काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश। अब आते हैं सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो दूसरा लिखेंगे ग्लोब आकृतियों की जानकारी नहीं दिखा सकता, गलत। रूपरेखा तब बनाई जाती है जब छोटे क्षेत्र में अनेक विवरण दर्शाए जाते हों, सही। अब आते हैं सही मिलान कीजिए या जोड़ियां बनाइए। एटलस मानचित्रों का संग्रह। उत्तर पूर्व क्या है? मध्यवर्ती दिशा। मानचित्र क्या है? लैटिन शब्द मप्पा। भौगोलिक सूचना यंत्र क्या है? कंप्यूटर मानचित्र प्रणाली। पर्वत क्या है? भूरा। और परंपरागत चिन्ह होते हैं मानचित्रकार। ठीक है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। मानचित्र क्या होते हैं? तो 73 पेज पर अपन चलेंगे। मानचित्र और परंपरागत चिन्ह क्या होते हैं, दोनों के प्रश्न देखने के लिए। तो 73 पेज पर आएंगे अपन। 73 पेज पर आ गए जी। मानचित्र अंतर्राष्ट्रीय रूप में विकृत संकेतों व चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें परंपरागत चिन्ह कहते हैं। ये परंपरागत चिन्ह है, ठीक है। और मानचित्र किधर गया? हाँ जी, मानचित्र पृथ्वी का बड़ा क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं तथा कम जानकारी दिखाते हैं, उन्हें छोटे पैमाने के मानचित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
लघुत्तरीय में मानचित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी है। 71 पेज पर इसका आंसर दिया है। ये प्रश्न चारों पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं ना। और भौगोलिक मानचित्र राजनीतिक मानचित्र से किस प्रकार भिन्न है और मानचित्र पर संकेतों का क्या महत्व है। तो अपन को 71, 71 और 72 पेज पर इन तीनों के आंसर मिलेंगे। ये पहला प्रश्न है आपका जे जलयान संचालन व वायुयान संचालन अपने जहाज़ों को चलाने के लिए तथा अपनी स्थिति ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ये पूरा आप और जो मानचित्र दो प्रकार के राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्र में अंतर। पहले राजनीतिक लिख लेना, फिर भौगोलिक लिख लेना आप, है ना। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन आपका 73 पेज पर। जो दिया है ये वाला। अगला क्वेश्चन है आपका योजना क्या होती है, यह स्केच से किस प्रकार भिन्न है। तो ये दिया है पैराग्राफ, जहाँ चैप्टर अपना खत्म हुआ है योजना। ये पूरा आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन है मानचित्र पैमाने को उदाहरण से समझाइए। तो 73 पेज पर आप जाएं। ये दिया है लॉन्ग का, है ना, ये आप करिए, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि SST 6 हिंदी मीडियम की कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको अच्छे से आपको सारे चैप्टर जो करवाए जा रहे हैं उनको अच्छे से लिखकर याद कीजिए, ताकि एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो आप उनको अच्छे से लिख सकें, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू।